नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं संजय भंडारी। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह लगाई गई रोक। जलवायु परिवर्तन पर देहरादून में नीति आयोग ने आयोजित की कार्यशाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। जल स्रोतों के सूखने पर जताई चिंता। और उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कैंची धाम पहुंचकर की लोगों की सुख समृद्धि की कामना। कहा, प्रयागराज महाकुंभ में आने वालों के लिए सरकार ने की है पर्याप्त व्यवस्था। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का बजट कल यानी 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सदन के संचालन को लेकर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सभी विधायकों से बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जैसी माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसलिए सबसे आग्रह कर रहा हूँ। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान अब सदन के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों और संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदन के भीतर किसी भी सदस्य या कर्मचारी को मोबाइल फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यदि किसी मंत्री या सदस्य को प्रश्नों के उत्तर के लिए मोबाइल फोन की आवश्यकता होती है तो उन्हें सदन के बाहर जाकर ही इसका उपयोग करना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले विधानसभा सत्र में सदन के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद यह सख्त निर्णय लिया गया है। फिर से सीएस मैडम थी, उनको साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सदन में मोबाइल नहीं चलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ सवाल का जवाब या कुछ इस तरह की बात होती है तो सदन से आप बाहर निकलेंगे और बाहर आप उसके बाद अपने मोबाइल को यूज कर पाएंगे। सदन के अंदर बिल्कुल भी मोबाइल का यूज वर्जित है, यह आज मैंने सीएस मैडम को बोल दिया है। देहरादून में नीति आयोग की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और इससे हिमालय क्षेत्रों के लिए बढ़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्रोतों का सूखना बेहद चिंता का विषय है। राज्य सरकार 5500 से अधिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की दिशा में कार्य कर रही है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी समस्या हमारे लिए है, बड़ी चुनौती भी है। लगातार हमारे जो जल स्रोत, हमारे नाले, धारे, गधेरे, ये सब सूखते जा रहे हैं, उनके स्रोत कम होते जा रहे हैं। उसको लेकर जहां हम उत्तराखंड में पहले ही इन जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं। सारा के माध्यम से लगभग 5500 ऐसे स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने रविवार को कैंची धाम स्थित बाबा नीम करौली के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बैठकर बाबा का ध्यान और पाठ किया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम सड़क मार्ग से नैनीताल स्थित कैंची धाम पहुंचे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बाबा की प्रतिमा भेंट की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में रेलवे स्टेशन में हुई भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले भक्तों के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इस बार कुंभ में रिकॉर्ड भक्तों ने स्नान किया है। आने वाले समय में भक्तों की संख्या बढ़ सकती है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाबा नीम करौली से देश और उत्तर प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना की और दर्शन करने के बाद लखनऊ वापस लौट गए।
चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बीते दिनों हुई बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इससे जहां स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, वहीं पर्यटकों पर निगरानी न होने के कारण यहां प्लास्टिक कचरा फैलता जा रहा है। साथ ही यहां अवैध रूप से वाहनों और घोड़े खच्चरों का संचालन भी किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और बर्फ को काफी नुकसान हो रहा है। हालांकि कुछ पर्यटक पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सजग भी दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को अपने साथ लाए गए कचरे को या तो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए या अपने साथ वापस ले जाना चाहिए, ताकि इस स्थान की खूबसूरती बनी रहे। जैसे लोग ले जाते हैं बोतल पानी ले गए, चिप्स कुरकुरे या कुछ ले गए, वो फेंक देते हैं, जो कि हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है। उसे प्रिजर्व करने के लिए हमें वो डस्टबिन खुद लाना पड़े और सही जगह उसे डिपॉजिट करें जहाँ रिसाइकिल हो सके। और फर्जी जगह इस तरह फेंकने से वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल करता है और कहें तो फिर अल्टीमेटली वो अपने स्वास्थ्य को ही हार्म करेगा कुछ दिन बाद जाके। इसलिए कृपया उसे मत फैलाएं, जहाँ जगह है डस्टबिन में वहीं डिपॉजिट करें उसे। और जन्नत है, जन्नत में ऐसा 19-20 नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बात है। ऐसा जन्नत हमारे भारत में होना चाहिए। बहुत मजा आया। फैलाना चाहिए, वो गलत सिस्टम है। अपने पॉकेट में वापस लेके आना चाहिए। ऐसा जन्नत कभी नहीं मिलता है। ट्रैकिंग करके हम यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ गंदगी करते हैं, इससे बढ़िया क्या है बताओ। वहीं जिलाधिकारी संदीप तिवारी का कहना है कि नगर पालिका जोशीमठ को चालान की कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अनावश्यक वाहनों के संचालन पर पुलिस व प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगी। मेरे संज्ञान में आया था मामला और इसमें नगर पालिका क्षेत्र है जोशीमठ का, उनको भी इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं कि चालान कार्रवाई की जाए और जो शॉपकीपर्स हैं वहाँ के वो भी थोड़ा जागरूकता इसमें टूरिस्ट को दें कि अनावश्यक रूप से प्लास्टिक का कचरा इधर उधर ना फैलाया जाए। और जो आपने गाड़ियों का इशू बताया है इसको संज्ञान में लिया जाएगा और पुलिस और प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से इसमें जो आवश्यक कार्रवाई है उसको करेगी। प्लास्टिक कचरे के उच्च हिमालयी क्षेत्र में जमा होने पर पर्यावरण प्रेमी भी चिंतित हैं। जब भी आप हिमालय के प्रति अपनी विचारधारा रखें, घूमने फिरने की या किसी प्रकार से इस प्राकृतिक अवस्था को निहारने की विचारधारा है, तो अपने साथ का जो प्लास्टिक पॉलिथीन जितने प्रकार को या तो वो वापस लेके जाएं या फिर अनावश्यक जगहों पर इस प्रकार से डंपिंग न बनाएं, जिससे कि इस हिमालय की जो आस्था और धार्मिक विचारधारा इस प्रकार से जुड़ी हुई है, इन चीजों से हम बच सकें और धीरे धीरे आने वाले भविष्य में भी हम लोगों तक इस प्रकार के संदेश भी पहुंचा सकें, जिससे कि इस आबो हवा को वही लोग, पर्यटक ही लोग ही गंदा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। यदि आने वाले समय में इसी प्रकार से रहेगी तो हमारे भूग्याल पे इसका असर पड़ेगा, हमारे आसपास के वातावरण पे इसका असर पड़ेगा, हमारे न्यू जनरेशन पे जो हिमालय की ओर इस प्रकार से आने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज में आयोजित दिव्य और अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करीब 53 करोड़ पहुंच गई है। रविवार को महाकुंभ में 1 करोड़ 49 लाख लोगों ने स्नान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं के उत्साह का अभिनंदन किया है। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अब तक 52.96 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए दुनिया के इस सबसे बड़े मानव समागम में व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं, इसको लेकर आइए सुनते हैं कि श्रद्धालुओं का क्या कहना है। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन अहरनिश अनवरत जारी है। अब तक 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया है। ये इतनी बड़ी संख्या है कि केवल भारत और चीन की जनसंख्या ही इससे ज्यादा है। ये दुनिया का जीवंत आश्चर्य इसलिए है क्योंकि यहाँ बगैर किसी निमंत्रण के इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 14 फरवरी की तारीख महाकुंभ 2025 के आयोजन में याद रखी जाएगी, जब 50 करोड़ का आंकड़ा पवित्र त्रिवेणी पर श्रद्धालुओं ने स्नान करके विश्व कीर्तिमान रचा। ये पहला ऐसा आयोजन है जो कि दुनिया को चकित कर देने के लिए पर्याप्त है, मुदित कर देने के लिए पर्याप्त है और साथ ही साथ दुनिया इस तरीके से देखकर चलती है कि किस तरीके से सत्य सनातन शाश्वत की धारा में हर कोई आकर मिलता चला जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके की बातें सोशल मीडिया या फिर नकारात्मक बातें भी की जाती हैं,
आपको यहाँ का आयोजन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम जब से आए हैं, जब से चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी है, एक एक बंदे के लिए एक एक पुलिस है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। जो भी अगर दिक्कत हो। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।